अब क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला IS कोड और प्रोविजन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फाइज की वैल्यू के लिए क्या है, NC, NQ, N गामा। ठीक है, डब्ल्यू डैश क्या था, डब्ल्यू डैश मैंने बताया इज द फैक्टर विच टेकन इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के इफेक्ट को अकाउंट करेगा डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1 इफ द वाटर टेबल इज लाइकली टू रिमेन परमानेंटली एट और बिलो अ डेप्थ DA plus B below the ground level or DW dash is greater than B where DW dash is the depth of water। देखो इसको समझो, ठीक है, ये DW सॉरी DF, ये इसकी विड्थ B, ये B डेप्थ, इस डेप्थ के नीचे या इस डेप्थ तक यदि वाटर टेबल होगा तो उसको बियरिंग कैपेसिटी में नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस डेप्थ से ऊपर होते ही, इस डेप्थ से ऊपर होते ही वाटर के इफेक्ट को कंसीडर करने लगेंगे। ठीक है, वाटर इफेक्ट कंसीडर्ड होगा यदि जो डेप्थ है वो इस बी से कम होगी, ठीक है, इसके बराबर भी होगी तो भी इसके इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यदि इसके नीचे होगी तो इस डब्ल्यू डैश को क्या ले लेंगे, 1, इस डब्ल्यू डैश को ले लेंगे 1। ठीक है, अब SQ, S, D और I जो थे वो क्या थे, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर एंड इंक्लिनेशन फैक्टर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वो है जिनके लिए ये यूज होता है। इनको भी तुम्हें सबको याद रखना पड़ेगा कि सेफ फैक्टर कैसे आया, डेप्थ फैक्टर कैसे आया। वैसे जो जनरली होता है ये वैल्यूज भी गिवन होती हैं क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल ऑफ देम। कहाँ तक याद करोगे, और भी इतने फॉर्मूलेज हैं ऑलरेडी इसमें कि ये याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वैल्यूज जो होती हैं वो गिवन होती हैं। ठीक है अब नेक्स्ट आता है मोड ऑफ फेल्योर। मोड ऑफ फेल्योर से पहले एक छोटी सी चीज और देख लो, वैसे ये बताने की नहीं है तुम्हें। CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 एन गामा गामा बी। ठीक है, ये क्या है, Q अल्टीमेट। यदि मैं यही Q नेट अल्टीमेट निकालूं तो क्या होगा, CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 एन गामा गामा बी माइनस गामा DF। ठीक है, और Q मेरा क्या था, गामा DF। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, CNC प्लस Q माइनस सॉरी NQ माइनस 1 इंटू गामा DF प्लस 0.5 एन गामा गामा बी। ठीक है, Q नेट अल्टीमेट। तो एक चीज याद रखना, कोहेसिव सॉइल लाइक क्ले, क्ले के लिए जो NQ होता है वो होता है 1। ठीक है, और NC होता है 5.7 इन टरजागी। मैंने बोला था ना एक वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, इन टरजागी। ठीक है, तो जो Q नेट अल्टीमेट निकल के आ जाएगा, NQ हो गया 1, NC हो गया 5.7 और N गामा होता है 0। ठीक है, तो जो Q नेट अल्टीमेट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5.7 NC। और Q अल्टीमेट देखें तो Q अल्टीमेट क्या होगा, 5
NC नहीं होगा, C होगा, केवल C। 5.7 C। 5.7 C प्लस NQ हो गया 1 प्लस गामा DF। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई क्या कि कोहेसिव सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए उसकी विड्थ पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ना नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट। लेकिन नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो जो फाउंडेशन है उसके किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रही है। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है, जो फाउंडेशन है उसके किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आई ये चीज या नहीं आई? ठीक है, तो एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हो कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ size of foundation, that is depth and width, in case of what? Cohesive soil। cohesive soil के केस में it is independent of depth and width of foundation। ठीक है, अब आ जाओ, किसी ने पूछ भी लिया था कि सर जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और पंचिंग फेलियर होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो जनरल शियर फेलियर क्या होता है। बेटा माइक ऑफ रखा करो अपने। देखो इन दिस टाइप, मतलब कि किसमें, जनरल शियर फेल्योर में, फेल्योर प्लेन हैव अ वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ फेल्योर। ठीक है, लेकिन ये जो होता है वो सडन होता है, जो फेल्योर है वो सडन है एंड कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक होता है। ठीक है, एरिया एडजेसेंट टू द फाउंडेशन बल्ज आउट, मतलब कि जो एरिया एडजेसेंट होता है इस फाउंडेशन के, वो जो है वो बल्ज आउट हो जाता है। बल्ज आउट का मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, क्या मतलब होता है? हीविंग। हाँ, हीविंग। हीविंग जो होती है, जैसे ये जो हो रही है, इसको बोलते हैं हीविंग। ठीक है, और ये जो है, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व इसका ड्रॉ होता है। ठीक है, और ये जनरली किस में मिलता है? डेंस सैंड और स्टिफ क्ले में। किस में मिलता है? डेंस सैंड और स्टिफ क्ले में। देखो जनरल शियर फेलियर में क्या होगा, ये तुम्हारी फाउंडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हीव आउट होता है, और जब ये इसके अंदर जाती है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि ये किस में मिलता है? मीडियम टू डेंस सॉइल में। ठीक है, दूसरा हीविंग अकर होती है इसमें। तीसरा सडन होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, लोकल क्या होता है। ठीक है, ये हो गया जनरल शियर फेल्योर। लोकल शियर फेल्योर में क्या होता है?
जिसमें प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। प्लास्टिक और इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर है? प्लास्टिक का मतलब एक बार जो चीज रिटेन हो गई वो हो गई, मतलब कि एक बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने ले ली वो ले ली। ये वो डेंस टू मीडियम में लाई करता था, ये मीडियम टू सॉफ्ट की तरफ लाई करता है, मतलब मीडियम में और सॉफ्ट क्लेज में लाई करता है ये। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि हमको हीविंग मिले, मतलब हीविंग के चांसेस इसमें कम होते हैं, और ना ही ये सडन होता है। ठीक है, ये ग्रेजुअल होता है। द फेल्योर सरफेस इज ग्रेजुअल एक्सटेंडेड आउटवर्ड फ्रॉम द फाउंडेशन। ठीक है, पंचिंग फेल्योर में क्या होता है? इसमें जो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक होता है और इसमें बहुत ज्यादा लूज स्टैंड होती है। मतलब पंचिंग फेल्योर सीधे सीधे समझो कि ये तुम्हारी कोई भी फाउंडेशन थी और ये सडन सडन इसमें ड्रॉ डाउन हो गया, मतलब सीधे ही ये नीचे डायरेक्टली इंसर्ट हो गई। ठीक है, देखो एक चीज समझो, ये जो हीविंग होती है, जनरली यदि तुम सोचोगे ये हीविंग मिल किस लिए रही है तुम्हें, ठीक है, हीविंग कब मिलेगी? जब जो फाउंडेशन है और जो सॉइल है इसके बीच में कुछ ना कुछ एडेशन या कोहेजन हुआ होगा, तभी तो ये सॉइल के मूव होने के चांसेस है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा तभी तो ये मूव नहीं करेगी। तो जनरली जब भाई तुम डेंस सैंड लोगे या डेंस कोई भी सॉइल लोगे तभी तो इन दोनों के बीच के कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। जब जितनी जितनी तुम लूज लेते जाओगे, मतलब तुमने लूज सैंड ले ली, तो जब जितनी लूज लोगे तो कितना भी हीव कर लेना उसके अंदर, मतलब कितना भी इंसर्ट कर लेना उसके अंदर, तो उसके हीव आउट होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये होता है पंचिंग फेल्योर में। पंचिंग फेल्योर में क्या होता है? सीधे डंप आउट हो जाती है, सीधे इंसर्ट हो जाती है अंदर। ठीक है, पंचिंग में कोई भी हमें हीविंग देखने को नहीं मिलती है। और ये इन तीनों के कर्व हैं, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको याद रखना तीनों को, जनरल को, लोकल को और पंचिंग को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो थी, ये बियरिंग कैपेसिटी हमने निकाली कहा? एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड से मतलब कि कुछ वैल्यूज हमें गिवन होंगी और उनकी हेल्प से हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब हम आएंगे फील्ड पे। अभी तक हम ये सब टेस्ट कहाँ कर रहे थे? सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे थे, और फॉर्मूला यूज करके उनकी वैल्यूज निकाल लेते थे। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो अभी इससे रिलेटेड वैसे तुम डाउट मत पूछना कि सर इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। बस एक चीज इसमें याद रखना, इस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद एक वैल्यू निकल के आती है जिसको बोलते हैं एसपीटी नंबर। ठीक है, अभी के लिए ये याद रखना कि एक वैल्यू निकल के आती है एसपीटी नंबर। ठीक है, उस एसपीटी नंबर को हम फाई से करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाई की वैल्यूज और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यूज के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले से ही वो रिलेशन हमें पता होता है, एक टेबल होती है स्टैंडर्ड जिससे निकाल लेते हैं। बस ये याद रखना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से निकलती है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू लिंक होती है फाई की वैल्यू से, डिफरेंट डिफरेंट फाई की वैल्यूज से, और उन फाई की वैल्यूज से हम निकाल लेते हैं एनसी, एन क्यू, एन गामा। ठीक है, और उस कैलकुलेशन के बाद हम क्या निकाल लेते हैं? क्यू अल्टीमेट। तो देखो, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और उसमें भी किससे? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वैल्यू एन से। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एन का डिटर्मिनेशन हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। एसटीपी इज कंडक्टेड एट अ नंबर ऑफ सेलेक्टेड लोकेशन ऑफ बोरहोल। एसपीटी में हम बेसिकली क्या करते हैं? बोरहोल डग करते हैं। ठीक है, इन अ वर्टिकल डायरेक्शन एट अ इंटरवल ऑफ 750 mm, और द पॉइंट जहां हमें चाहिए होता है, जहां स्ट्रेटा चेंज कर रहा हो, उन पॉइंट्स पे हम एसपीटी नंबर निकाल लेते हैं। एसपीटी नंबर का कोरिलेशन ऑलरेडी हमारे पास होता है किससे? फाई की वैल्यू से, और डिफरेंट डिफरेंट फाई की वैल्यू यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं? क्यू एन यू। ठीक है, और ये फॉर्मूलेज हैं उनके जो यूज होते हैं एसपीटी नंबर को जो कोरिलेट करते हैं। ठीक है,
अब ऐसे बियरिंग कैपेसिटी फॉर फ्रॉम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट से भी हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, क्यू यू क्या होता है, हमने टाउ पढ़ा था ना, टाउ क्या होता है, सी प्लस सिग्मा एन बार 10 फाइव, और एक होता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ठीक है, तो यहाँ जब इसमें फॉर्मूले में पुटअप करते हैं सिग्मा 3 को 0, अनकन्फाइंड कंप्रेशन में वो नहीं देते हैं, वाटर नहीं लगाते हैं, कन्फाइनिंग स्टेज नहीं होती है, तो क्यू यू बराबर आता है 2c, किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। तो ये भी याद रखना, ये कोहेसिव सॉइल के लिए ही वैलिड है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, QU/2। ठीक है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, QU/2, इसको यूज कर लेंगे और इससे वैल्यूज आ जाएंगे।